हाँ जी, गुड इवनिंग। आपकी बुक के पेज नंबर 97 पर आएंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 97 और चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। धर्मेंद्र भैया माइक दीजिए किसी को। चलिए सेकंड रो में दे दीजिए। पेज नंबर 97 रीडिंग करनी है। दो माइक पकड़ो। नहीं क्या नहीं, अब तो तुम ही पकड़ोगे। पेज 97 परफेक्ट कंपटीशन रीड करेंगे। क्यों? बात कर। अरे पेज नंबर 97 रीडिंग लेनी है। डांट नहीं रही हूं तुम्हें, रीड करना है। परफेक्ट कंपटीशन रीड करो। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हाँ आगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट पढ़ते जाओ। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ पढ़ते चलो। प्राइस टेकर डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये डिमांड इज इक्वल टू प्राइस। शॉर्ट रन फर्म में एक्सपीरियंस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन देर आर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल्क शेयर गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज। मुश्किल था नहीं ना। और अभी हमने जो प्यारी सी मार्केट रीड करी, इसका नाम क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। हमारे चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। उम्मीद है आप सब ने पढ़ा है मार्केट कितने प्रकार की होती है। 4। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। हम चारों ही कॉम्पिटिशन्स में ये सीख रहे हैं प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहली बात तो कोई भी मार्केट हो, कोई भी, प्राइस डिसाइड करने का एक ही तरीका है सारी मार्केट में। इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेलर से पूछा आप सीए फाउंडेशन कितने में पढ़ाना चाहोगे? सेलर ने कहा 60,000 रुपीज। बायर से पूछा आप सीए फाउंडेशन कितने में पढ़ना चाहोगे? बायर ने कहा देखो, विद्या का तो कोई मोल नहीं होता, विद्या अनमोल होती है, इसलिए आपको हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहिए। सेलर ने कहा बायर बुद्धू है, बायर ने कहा सेलर बुद्धू है। इकोनॉमिस्ट ने कहा ऐसे तो ना आप सामान बेच पाओगे और ना आप खरीद पाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना होगा। तो सेलर ने कहा भाई चलो 50,000। तो बायर ने कहा वैसे तो कोई मोल नहीं है, पर चलो 500 रुपये। सेलर ने कहा चलो 40,000। बायर ने कहा चलो 1100। एक सेलर की समझदारी है किस स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, और एक बायर की समझदारी है 0 से 500, 500 से 1100। सेलर ने कहा चलो 30,000। बायर ने कहा चलो 1500। सेलर ने कहा 26,000। बायर ने कहा चलो 2,000।
सेलर ने कहा टाटा टाटा, बाय बाय, इससे कम में हम सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे। तो अब बायर सोचेगा कि क्या इसमें ले लें या इसमें ना लें, क्योंकि सेलर ने मना कर दिया, सेलर इसके नीचे अब प्राइस नहीं डाउन करेगा। तो बायर ने कहा भाई सेलर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो विद्या तो अनमोल होती है। तो सेलर ने कहा देखो विद्या तो अनमोल होती है, लेकिन बिल्डिंग जिसमें हम पढ़ाते हैं उसका रेंट जाता है, वो अनमोल नहीं होती। एसी जब क्लास में चलते हैं, बिजली का बिल जाता है, वो अनमोल नहीं होता। पानी की सप्लाई आती है, वाटर का बिल है, वो अनमोल नहीं है। आपकी टेस्ट सीरीज स्कूल में होती है, स्कूल वाले हमसे फीस लेते हैं पर स्टूडेंट, ये अनमोल नहीं है। आपके टेस्ट को चेक करवाया जाता है, इवैल्यूएटर्स हमसे फीस लेते हैं पर शीट। अब आपने कहा बस ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए हम कि आप 26 के नीचे नहीं जा रहे। तो बायर ने कहा चलो फिर ठीक है, हम तो अच्छे हैं, हम 26 में ही पढ़ लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस हमेशा ऐसे ही डिटरमाइन होता है। फ़र्क क्या आता है, जैसे हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर है, तो फिर क्या वहाँ पे भी इंटरसेक्शन हुआ है? डेफिनेटली इंटरसेक्शन हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, फर्म के लेवल पे नहीं हुआ, इंडस्ट्री के लेवल पर हुआ है। तो ये जो प्राइस टेकर हमने कहा, फर्म ने प्राइस लिया, तो कौन सा प्राइस लिया? वो प्राइस जो कैसे आया, बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस का रूल तो हमेशा यही रहेगा। फ़र्क सिर्फ इस बात का आता है, कहीं पे सेलर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस, कहीं पे सेलर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन प्राइस हमेशा कैसे डिसाइड होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब हमारी जो 4 टाइप की मार्केट हैं, इसमें 2 तो हम कहते हैं वेरी रेयर, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, और 2 हम कहते हैं मार्केट्स जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो पहले हम एक रेयर मार्केट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, जिसके फीचर्स, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक ऐसा सामान जिसके लिए बहुत सारे बायर्स हैं और जिसके लिए बहुत सारे सेलर्स हैं। और दूसरी खास बात ये है, सारे सेलर्स सेम तरीके का सामान बेचते हैं, सामान में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स selling a homogeneous product, and because the number is very large, therefore there is free entry and exit in the market. कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बहुत स्पेस है मार्केट में नए सेलर्स को लेने के लिए। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सामान है जो आपको लगता है जिस पे परफेक्ट कंपटीशन लगता हो? कोई ऐसा सामान जिस पर हम ये लगा सकें? अच्छा, वेजिटेबल मार्केट, सपोज कि आलू, ठीक है, क्या आलू बेचने के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं? बहुत सारे हैं, वेरी लार्ज नंबर। क्या आलू खरीदने वाले बहुत सारे बायर हैं? बहुत सारे, सारे, बल्कि आप कह रहे हो बहुत सारे, क्या सारे ही बायर हैं? हर घर में जो है आलू तो है ही, कोई ऐसा घर तो नहीं है जहां आलू नहीं होगा, आलू तो है ही। प्रोडक्ट होमोजीनियस, सारे सब्जी वाले सेम ही आलू बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे। अच्छा, आलू में 2-3 क्वालिटी होती है, कौन कौन सी? कौन कौन से आलू? कौन बताएगा माइक पे? हैंड रेस, माइक दे दीजिएगा वहीं पे। हाँ, कितनी वैरायटी ऑफ आलू है? मैंने 2-3 तरीके की वैरायटी देखी है। कौन कौन सी? एक तो नया आलू होता है, मतलब जिसका
जो छिलका होता है वो निकल रहा होता है। ठीक है, एक पुराना आलू होता है, मतलब एकदम हार्ड छिलका होता है जिसका, और छोटे छोटे आलू होते हैं मतलब एकदम। तो 3 कैटेगरी हो गई, नया आलू, पुराना आलू और छोटे वाले आलू। और कोई कैटेगरी? पहाड़ी आलू, ओके, पहाड़ी आलू। और अच्छा, वो लास्ट में माइक दीजिएगा। लास्ट वाले बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। मीठा आलू होता है मैम। मीठा आलू, बस तो 5 वैरायटी हो गई टोटल। हाँ, अच्छा, तो अगर हम एक पर्टिकुलर वैरायटी की बात करें, पुराने आलू, तो क्या हम कह सकते हैं पुराने आलू के लिए बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, और पुराने आलू जिस भी रेडी पर हैं वो सारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो आपकी बात से सहमत हैं कि भाई क्योंकि आलू में भी 5-6 वैरायटी है, इसलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं माना जा सकता। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं माना जा सकता है। हम किसकी बात माने? जो हमारे मॉड्यूल में लिखी है। तो हमारे स्टडी मॉड्यूल ने हमें परफेक्ट कंपटीशन के ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिनमें से वाकई में कुछ से हम सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारा मॉड्यूल कहता है दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट, मिल्क भी अगर हम देखें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, मिल्क में भी बहुत वैरायटी है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो फिर क्या कहेंगे? मिल्क इज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अच्छा, शेयर्स में देखो, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, एक कंपनी के शेयर एक जैसे ही होंगे सारे ब्रोकर के पास। लेकिन शेयर के केस में इशू ये आता है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स नहीं होते। शेयर्स के केस में होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नहीं है, इसलिए इकोनॉमिस्ट इसे भी मना करते हैं, लेकिन कुछ इसको मानते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड के केस में सेम चीज़ है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हैं, लेकिन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है। तो एज सच तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पेपर के पर्पस से अगर एग्जाम में पूछा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या मिल्क या शेयर्स या फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड, तो पांचों हमारे लिए क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें एक बात आ रही है नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अपने नाम से क्लियर है, नॉर्मल मतलब उस इंडस्ट्री में सभी इतना ही कमाते हैं। नॉर्मल मतलब दाल रोटी चलना नहीं, नॉर्मल मतलब इस इंडस्ट्री में कोई भी फर्म हो वो उतना ही प्रॉफिट कमाती है। सुपर नॉर्मल मतलब बाकी सारी फर्म्स के कंपैरिजन में आप ज़्यादा कमा रहे हो, नॉर्मल रेट से आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो परफेक्ट कंपटीशन में बिकॉज फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, इसलिए प्रॉफिट्स हमेशा कैसे होते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट्स की इकोनॉमिक नोटेशन याद करना, उसे अंडरलाइन कर लो। नॉर्मल का मतलब है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज यानी कि पर यूनिट, जब एक यूनिट का रेवेन्यू इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल when revenue per unit is greater than cost per unit। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं। अगर कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर अबाउट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जैसे सपोज आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सपोज ही करेंगे ये बात तो हम कि आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, इतने में मम्मी ने आपको बुलाया कि नीचे सब्जी वाला आया है, 2 किलो आलू ले आओ। ठीक है, आपने सोचा कभी कभी तो पढ़ने बैठते हैं, उसमें मम्मी ने बुला लिया, तो आपने पहले तो कहा भाई छोटे भाई बहन को भेज दो। मम्मी ने कहा कि नहीं तुम्हें ही जाना है, तुम आओ। तो अब तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम बहुत गुस्से में आए। मम्मी ने कहा कि 2 किलो आलू ले आओ, और 100 रुपये मम्मी ने पकड़ाए
और तुम निकल गए और मम्मी पीछे से चिल्ला के कुछ बोल रही थी पर तुमने सुना नहीं, तुम निकल गए और सब्जी वाले के पास आ गए। तुमने कहा गुस्से में, भैया 2 किलो आलू दे दो। उसने कहा ये लो 2 किलो आलू। तुमने कहा कितने पैसे? वो तुम्हें देखते ही समझ गया था तुम पहली बार आए हो सब्जी लेने। उसने कहा 100 रुपये। तुमने 100 रुपये उसको पकड़ाए और तुम वापस आ गए और मम्मी को तुमने पकड़ा दिए 2 किलो आलू। तो मम्मी ने कहा बचे हुए पैसे। तो तुमने कहा कौन से बचे हुए पैसे? 100 रुपये के आलू थे, 100 रुपये उसको दे दिए। अब जैसे ही तुम ये कहोगे कि 100 रुपये के आलू थे, हाँ, तो मम्मी की तो फ्लाइंग चप्पल ही तुम्हें पड़ेगी कि भाई आलू 30 रुपये किलो हैं, 2 किलो आलू 60 रुपये के होते हैं, 40 रुपये वापस आने चाहिए थे। ये तुम्हारी मैथ्स है और कर रहे हो तुम सीए। सारा मम्मी एक ही बारे में सुना देगी और क्योंकि मम्मी अच्छे से सुना देगी अब तुम्हें याद हो गई है बात कि आलू कितने के आते हैं, 30 रुपये किलो। अगली बार सब्जी लेने जाओगे तो कितने पैसे देकर आओगे? 30 रुपये। तो सब्जी वाले को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए लेकिन शॉर्ट रन में, फिर दोबारा से नहीं होंगे बिकॉज नाउ कस्टमर इज अवेयर ऑफ द प्रेवलेंट मार्केट प्राइस। तो इसलिए सिर्फ एक ही कारण होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने का, इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर। अदरवाइज इस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते। अच्छा, ये रिलेशनशिप तो आपको मेरे ख्याल से याद होगी बाय हार्ट, डिमांड इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। और इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस, MR इज इक्वल्स टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ये सेकेंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि MR MC को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। तो कौन सा पॉइंट लेना है? जहाँ पे MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। और क्या आपको ये भी पता है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस भी होती हैं? यही इक्विलिब्रियम है, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC। अच्छा, क्या आपको ये भी पता है कि जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात करें तो हमने कहा है AR इज इक्वल्स टू AC। तो ये प्रॉफिट हम बारी बारी बोल रहे हैं, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो क्या आपको पता है कि ये प्रॉफिट की ही सिचुएशन है? क्योंकि नॉर्मली रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्रॉफिट नहीं होता। क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना। अकाउंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो क्या सिचुएशन है? नो प्रॉफिट नो लॉस। इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट AR इज इक्वल्स टू AC एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MR इज इक्वल्स टू MC। ग्रेटर नहीं बोलते हम, इक्वल्स टू बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि ये ब्रेक इवन नहीं है, प्रॉफिट है। और क्यों है? पता है कि नहीं पता? अच्छा, तो आपने कभी सोची नहीं ये चीज कि ये रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? सोची भी नहीं, तभी जिंदगी बढ़िया है तुम्हारी ना। तुम सोचते ज्यादा ना कुछ, बता दिया MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है ये बात कि ये ब्रेक इवन नहीं होता, ये रेवेन्यू होता है? अच्छा, सिर्फ इतने ही बच्चों को पता है? तो आप सब यूं ही मान लिया आपने कि मतलब रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो जाएगा? ये तो ब्रेक इवन होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट एक तो प्रॉफिट, ऊपर से मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपने ऐसे ही मान लिया। यार तुम लोग भी ना कमाल हो वैसे। नहीं, आंसर तो नहीं मैं ले रही अभी, मैं इसका आंसर अभी तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। हम जब चैप्टर करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें इसका आंसर फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। ये तुम्हें सच में नहीं पता और तुम्हारे माइंड में आया भी नहीं कि रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो जाएगा।
चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिर एक बार याद कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, MC इज इक्वल्स टू MR। फिर हम जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स में ये सिचुएशन प्रॉफिट की होती है और अकाउंट्स में ये सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस की होती है। इसका कारण है कॉस्ट की डेफिनेशन दोनों में अलग है। अकाउंट्स में कॉस्ट की डेफिनेशन कुछ और है और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की डेफिनेशन कुछ और है। इसलिए अकाउंटिंग कॉस्ट के बराबर जब हमारा रेवेन्यू आता है तो हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर अगर हमारा रेवेन्यू आता है तो हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट हमने अर्न कर लिए हैं। दोनों सब्जेक्ट में आंसर अलग अलग क्यों है? क्योंकि कॉस्ट की डेफिनेशन दोनों में अलग है। अकाउंट्स में कॉस्ट क्या है वो तो हमें ऑलरेडी पता है। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या है वो हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सीखेंगे और वहाँ पर आप समझ जाओगे कि अगर कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होती है तो इकोनॉमिक्स में वो सिचुएशन कैसी होती है? प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। लेकिन कैसे प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। अब आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं परफेक्ट कंपटीशन पे। एक इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है, एक बार आप रीड आउट कीजिए और इसके बेसिस पर 4 क्वेश्चन हैं। देखिए क्या आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप चारों सॉल्व कर पाएँ, पर आप जो भी सॉल्व कर पाएँ आप वो सॉल्व कर लीजिए। क्या हुआ? अच्छा 960। आप लोग सारा टेबल फिल कर रहे हो या जो रिक्वायरमेंट है वो ही फिल कर रहे हो? ठीक है, अगर आप सारा कर रहे हो तो चलो कर लो क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल है। लेकिन पेपर में सारा मत फिल करना, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उतने ही आंसर हम निकालेंगे। पर अभी चलो कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारा फिल कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कॉस्ट होती है? जो 0 यूनिट्स पर होती है। तो जो कॉस्ट 0 यूनिट पर भी इनकर होती है वो सारी की सारी कॉस्ट क्या कहलाई जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट। और क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो वेरिएबल कैसे निकालते हैं? टोटल माइनस फिक्स्ड।
फिर निकालना है एवरेज। एवरेज आपको पता है पर यूनिट होता है, तो AVC निकाला TVC बाई क्यू, AFC निकाला TFC बाई क्यू, और MC कैसे निकालते हैं? TCN माइनस TCN माइनस 1। पक्का ऐसे ही निकालते हैं, याद है सारा। तो वेरिएबल कॉस्ट आपने फिल कर लिया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी अमाउंट्स आ जाएंगे 11, 10, 10, 11, 13.8 एंड 16। And AFC is 10, 5, 3.3, 2.5, 2 and 1.66। यहाँ तक कर लिया सभी ने? तो अगर यहाँ तक आपने कर लिया है तो एक बार आप मुझे मार्जिनल कॉस्ट के अमाउंट्स बता देंगे? हाँ जी, 110, 90, 100, 140, 250, 270। हाँ हाँ, ये लो, वो तो स्पेस की कमी के कारण मैंने ऐसे कर दिया। तो मार्जिनल कॉस्ट 110, 90, 100, 140, 250, 270 सभी ने निकाल लिए और सभी का आंसर गलत है। देखो अभी जस्ट एक सेकंड पहले हमने फॉर्मूला रिवाइज किया। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? TCN माइनस 1। क्या फॉर्मूला ये है? TCN माइनस 10। फॉर्मूला क्या है? TCN माइनस 1। n मीन्स अरे भाई n मीन्स तुम्हारे फॉर्मूले में n का क्या मतलब है? यूनिट्स। तो जो मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस निकलता है वो कैसे निकलता है? एक यूनिट के गैप पे, और यहाँ पे यूनिट्स का गैप देखो कितना है, कितना गैप है? 10 यूनिट। तुमने फॉर्मूला तो ठीक से पढ़ा होगा, तुमने वो भी ठीक से नहीं पढ़ा। फॉर्मूला तो TCN माइनस 1 है, और यहाँ पे 0 के बाद 1, 2 नहीं है, क्या है? 10, 20, 30। तो आपके मार्जिनल कॉस्ट का आंसर 110 डिवाइडेड बाय 10, 90 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय 10, 140 डिवाइडेड बाय 10, 250 डिवाइडेड बाय 10, 270 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप लोग खास ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका दोस्त है और आपके दोस्त को आपकी सारी कमजोरियां पता है। वो पकड़ेगा यहीं पे आपको और आप फंस भी गए इस बार। इसलिए खास ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा ही कैसे आती है? पर यूनिट। एक यूनिट के गैप पर हमेशा निकाली जाती है। इसलिए कॉस्ट का आंसर 110 नहीं होगा, मार्जिनल कॉस्ट का आंसर होगा 11। 0 से 10 पर आते आते 11 है, यानी कि एक यूनिट के गैप पर 11 है, तो 10 यूनिट के गैप पर कितनी हो जाएगी? 110। तो ये आपका हो गया 11, 9, 10, 14, 25 एंड 27। और अब देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन। इफ बर्गर सेल फॉर ₹14 ईच, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MR इज इक्वल्स टू MC। प्राइस 14 है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज 14। तो अब हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट 14, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी हो गई है 40 यूनिट्स। वैसे इस क्वेश्चन में शायद आपको अपनी गलती मिल जाती जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते, क्योंकि आप तो मज़े से ये निकाल के बैठे हो। फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ते तो क्वेश्चन कहता
प्राइस 14 है, फिर आप ढूंढते मार्जिनल कॉस्ट 14 तो है नहीं, फिर मुझे उम्मीद है 1-2 मिनट में फिर आपको क्लिक कर जाती बात कि ये गड़बड़ हमसे हो गई। पर यूनिट निकालेंगे हम, फिर कंपेयर करेंगे मार्जिनल कॉस्ट 14 रुपये कहाँ पर आ रही है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज 40 यूनिट्स, 40। फिर सेकेंड क्वेश्चन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 60 बर्गर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये रहा हमारा आंसर 960। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 960। 60 बर्गर्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट इज 960। उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट when 20 burgers are produced, तो 20 burgers and average fixed cost is 5। Between 10 to 20 burgers, what is the marginal cost? अब देखो 9 के 11, 9 बिटवीन 10 to 20 है, तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे? 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी 9। अगर आपने आंसर दिया 90 तो गलत हो जाएगा, आंसर इसका क्या रहेगा? 9 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, देखिए आसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे चलें हम नेक्स्ट मार्केट की तरफ, मोनोपोली मार्केट, अगेन अ रेयर काइंड ऑफ अ मार्केट। मोनोपोली मार्केट, अभी जिस स्टूडेंट ने रीड किया था उसके नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दे दीजिएगा। अब आप पढ़ लीजिए मोनोपोली। Monopoly, single seller, strong barriers to entry, unique product, no close substitutes, demand curve downward sloping, MR starts at the same point as AR and is twice steep when compared to AR. Price maker, market power, price discrimination exists on the basis of uses, place or consumer groups. The monopolist fixes up a high price for his product for those buyers whose price elasticity of the demand for the product is less than 1. Generally low selling cost only for informing the consumers. Monopolist price discrimination. First degree, take away entire consumer surplus. Second degree, take only a part of consumer surplus. Example, high trade discount or NDPL. Third degrees, charging different prices in different locations or different submarkets. Elasticity must be different and no reselling. थैंक यू जी। तो अब हम देख रहे हैं मोनोपोली सेलर। मोनोपोली सेलर तो भाई क्या कहना, बेस्ट मार्केट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर एंड वर्स्ट मार्केट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स। तो मोनोपोली सेलर मतलब आप सिंगल सेलर हो, एक सामान के सिर्फ आप ही हो जो उस सामान को बेच रहे हो, और क्योंकि सिर्फ आप ही बेच रहे हो तो क्या उस सामान का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो जब सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो क्या आपको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि आपका सामान मार्केट में है। इसलिए ऐड तो ये सेलर करता है, लेकिन बहुत लो लेवल पर, सिर्फ इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट। और क्योंकि आप अकेले सेलर हो इसीलिए प्राइस कंप्लीटली किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, किसी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, तो आप जितना प्राइस चार्ज करना चाहो प्राइस चार्ज कर सकते हो। प्राइस आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करना चाहो तो क्या कर सकते हो? कर सकते हो, क्योंकि आपकी अथॉरिटी है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग चार्ज करना है,
मोनोपोली सेलर ने कहा मैं तो ऐसे करूँगा, दिल्ली में अलग चार्ज करूँगा, मुंबई में अलग। तो उसने आपसे पूछा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आपको रोकने वाला कौन है? आप एरिया के बेसिस पर करना चाहो तो आप प्राइस अलग कर सकते हो, पर क्योंकि उसने आपसे पूछा है ना, और आप कौन हो? तुम्हें सोचना है। अभी आप सोच रहे हो, अच्छा सोच लो, पहले तुम सोच लो आराम से कि आप लोग कौन हो, सीए हो कि सीए नहीं हो। नहीं सोच लो, कोई तुम्हें डाउट हो? सीए बनने वाले हो, फ्यूचर सीए नहीं है, आज इसे सीए हो। बस अपने आप को मान लो कि आज ही मान के चलो कि हम कौन हैं, हम सीए हैं। उसी के हिसाब से बात करो, उसी के हिसाब से व्यवहार करो कि भाई आप लोग कौन हो, सीए। क्योंकि मोनोपोली सेलर ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा है कि बताओ क्या मैं ऐसे कर लूं, दिल्ली और मुंबई दोनों प्राइसेस अलग अलग। तो अब देखो सीए की एडवाइस, सीए ने कहा आप बिल्कुल कर लो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि आप प्राइस मेकर हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने जो दो प्राइसेस अलग अलग रखे, ऐसा ना हो जाए कि पर्सन ये काम कर ले कि दिल्ली से बाय कर ले, मुंबई में सेल कर दे और रिजल्ट वो अर्न कर ले प्रॉफिट। अगर आपने प्राइस को इस ध्यान से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया तो आप ही क्या क्रिएट कर दोगे मार्केट में, न्यू सेलर्स। तो मोनोपोली सेलर को एक बात तो समझ में आ गई, प्राइस कैसा भी करो, एडवाइस किससे लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लो, क्योंकि उसको सारी बात समझ में आती है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर लो, लेकिन जो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में लिखा, नो रीसेलिंग शुड बी पॉसिबल, प्राइस को ऐसे डिस्क्रिमिनेट करो कि किसी के लिए ये ना हो जाए कि वो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच दे और वो प्रॉफिट अर्न कर ले, नहीं तो आप अपने लिए ही मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्रिएट कर लोगे। फिर सेलर ने पूछा क्या मैं यूज के बेसिस पे कर लूं, रेजिडेंशियल यूज अलग चार्जेस, कमर्शियल यूज अलग चार्जेस। क्या ऐसा कुछ कहीं देखा है आपने? देखा है, किसके केस में, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा यहाँ पे एनडीपीएल आप कट कर दो, क्योंकि एनडीपीएल नहीं है, टीपीडीडीएल है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप एंड दिल्ली गवर्नमेंट। तो दोनों का मिलकर के जो है जॉइंट वेंचर है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू करो तो साथ ही साथ थैंक यू टाटा ग्रुप को भी करना है और दिल्ली गवर्नमेंट को भी करना है, थैंक यू। ठीक है, तो क्या चार्जेस अलग अलग होते हैं, दोनों यूज में अलग अलग होते हैं। हायर कहाँ पे होते हैं, कमर्शियल यूज में। तो क्या सेलर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल सेलर ऐसा कर सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कोई फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अलग रेट पे और बाकी लोगों के लिए अलग रेट पे? तो आपके तो दिल से बात आ गई कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, स्टूडेंट्स को दो अलग रेट और जनरल पब्लिक को दो अलग रेट। तो अगर ऐसा कर लिया तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पर है, कंज्यूमर ग्रुप के बेस पर। फिर इकोनॉमिस्ट ने मोनोपोली सेलर को कहा कि देखो तुम ऐसे कर तो सकते ही हो, चाहे एरिया के बेसिस पे, चाहे आप यूज़ के बेसिस पर, चाहे आप कंज्यूमर ग्रुप के बेसिस पर कर लो। एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस का ध्यान रख सकते हो। क्या था कंज्यूमर सरप्लस? कितना सोचते हो तुम लोग? अभी पढ़ा है हमने। क्या है कंज्यूमर सरप्लस? What a consumer is ready to pay minus what he actually pays, and what a consumer is ready to pay is equals to
MU. तो कंज्यूमर सरप्लस इज MU माइनस प्राइस. तो सपोज इस मोनोपोली सेलर का जो सामान है, कंज्यूमर इज रेडी टू पे 36, लेकिन सेलर ने चार्ज किया 26. ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, प्राइस 36 कस्टमर देने को तैयार है, सेलर ने चार्ज किया 26, तो सरप्लस कंज्यूमर के हाथ में कितना है? 10,000. इकोनॉमिस्ट सेज अगर आप प्राइस लेते हो 36,000, उस केस में सरप्लस कितना हो जाता? नील. अगर आप कितना ले लेते प्राइस? 36, और कंज्यूमर देना भी कितना चाहता है? 36, और इतना ही आपने ले लिया, यानी कि सरप्लस उसके हाथ में हो गया नील. इकोनॉमिस्ट सेज ऐसे भी कर सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जहां कस्टमर 36 देना चाहता है 36 ले लो, जहां 30 देना चाहता है 30 ले लो, जहां 26 देना चाहता है 26 ले लो. और अगर आपने ऐसा कर लिया तो डिस्क्रिमिनेशन का नाम है फर्स्ट डिग्री. टॉर्चर वाली डिग्री नहीं है ये, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, ना ही और कोई डिग्री है. ये सिर्फ डिग्री है इस बात की कि क्या मोनोपोली सेलर इतना समझ सकता है कि कस्टमर किस जगह कितना पे करना चाहे. अगर इतना उसको मार्केट की नॉलेज है कि कस्टमर कितना पे करना चाहे और वो पूरा ले लेता है, तो हमने कहा सेलर तुम परफेक्ट हो और तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन कैसी? फर्स्ट डिग्री. लेकिन अगर सेलर ने कहा मैं सरप्लस छोड़ूंगा, लेट कंज्यूमर एंजॉय, कितना सरप्लस? 10,000. तो इकोनॉमिस्ट ने कहा छोड़ना नहीं चाहिए था तुम्हें, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स. फिर भी अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी मर्जी. डिस्क्रिमिनेशन ये किस डिग्री की है? सेकंड डिग्री. तो सोचना तुम्हें इस एंगल से चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसे भी सोच लेते हो तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, पर इसका नाम क्या हो गया? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? Discriminate price in a way to take away the entire consumer surplus. Second degree का मतलब discriminate price in a way that only part of the surplus is taken and something is left in the hands of consumer. Third degree मतलब discriminate price either on the basis of area or on the basis of uses or on the basis of consumer group or any other basis. जिस पे भी करना चाहे कंज्यूमर, प्राइस आपका अगर लेने को तैयार है तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो. फिर मोनोपोली सेलर तुम्हारे पास आया और तुमसे पूछ रहा है वो, क्या मैं इलास्टिसिटी के बेसिस पे कर लूं? जहां मेरी डिमांड इलास्टिक है वहां पे अलग प्राइस चार्ज कर लूं, और जहां इनइलास्टिक है वहां अलग चार्ज कर लूं. तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल कर लो, आपको कौन रोक सकता है. पर साथ में हम ये बता देते हैं कहाँ कैसा प्राइस चार्ज करना. तो इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक डिमांड के केस में कैसा प्राइस चार्ज करना? प्राइस को क्या कर लो? कम. और इनइलास्टिक के केस में क्या करो? प्राइस को कर लो हाई. जहां पे डिमांड तुम्हारी इलास्टिक है, प्राइस को कम कर लो. कम करने से क्या होगा? टोटल रेवेन्यू तुम्हारा बढ़ जाएगा. जहां पर तुम्हारे सामान की डिमांड इनइलास्टिक है, वहां पे प्राइस को कर लो ज़्यादा. ज़्यादा करने से क्या होगा? टोटल रेवेन्यू फिर से बढ़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें एक एक ध्यान रखनी है. पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, हर बात पे क्वेश्चन बनेगा, हर सेंटेंस पे क्वेश्चन बनेगा. हमारी इकोनॉमिक्स के बुक की एक भी लाइन छोड़नी नहीं है. एक भी लाइन जो इस बुक में लिखी हुई है, हर लाइन पर सवाल बनेगा. इसलिए खास ध्यान रखना है एक एक लाइन का. तो इलास्टिसिटी डिफरेंट होने पर क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं.
क्या कोई एग्जाम्पल है मोनोपोली का? रेलवेज। रेलवेज के अलावा कोई और एग्जाम्पल? देखिए, जैसे हम बात करें ड्रग्स की, ड्रग्स क्या होते हैं? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है ड्रग का? क्या मतलब होता है? तो जब भी ड्रग्स वर्ड यूज होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेडिसिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेडिसिन। जितने भी हमारे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिसिन्स की, इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन को बनाने के लिए, बेसिक रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को इंडिया इंपोर्ट करता है। और कितना परसेंट इंपोर्ट करता है? 90%। हमारे पास जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है दैट इज ओनली 10%। 90% और की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट हम कुछ जगहों से कर रहे होते तो भी बात अलग होती, लेकिन हम इंपोर्ट सिर्फ एक ही कंट्री से कर रहे हैं, सारा का सारा 90% इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट आ रहा है चाइना से। तो अगर चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं, इंडिया के रिलेशन खराब होते हैं, अभी हुए नहीं हैं, अगर होते हैं, तो जिस चीज़ पे चाइना मोनोपोली अथॉरिटी इंजॉय कर रहा है, हमें फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के सिर पर एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी देशों के साथ रिलेशनशिप को बना करके जो है रखा जाए। वो अलग बात है, मोदी जी ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, वो ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के अलावा फिर ये काम और कोई कर नहीं सकता। ये काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है कि सारे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बना के रखे जाएं। और इसीलिए हम टैक्स पे करते हैं, आपको पता होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी जो हम पे करते हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें क्या काम है? पर्सन विल से भाई इंपोर्ट मैंने किया, एक्सपोर्ट मैंने किया, तो गवर्नमेंट तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो व्हाट द गवर्नमेंट सेज, अगर हम रिलेशनशिप बना के ना रखें तो तुम कर लोगे इंपोर्ट? नहीं। तुम कर लोगे एक्सपोर्ट? नहीं। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसमें हमारा भी है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। फिर आगे आते हैं बाकी दोनों मार्केट। बाकी दोनों मार्केट करें कि पहले होमवर्क डिस्कस कर लें? पहले फिर होमवर्क। कितने बच्चे कह रहे हैं मार्केट कर लेते हैं बाकी दोनों? सारे बच्चे। चलो, तो पहले बाकी दोनों मार्केट करते हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। चलो, कौन रीड करना है? अच्छा, आप रीड कर लो। चलो, माइक दे दीजिएगा। रीड करना है? डाउट है? डाउट है? डाउट क्या है इसमें? अच्छा, इनका डाउट है मोनोपोली सेलर के केस में क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि डिमांड इलास्टिक हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मोनोपोली सेलर के सामान की डिमांड इलास्टिक हो? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंज, या फिर जब हम बोलते हैं शिफ्ट, कि भाई डिमांड अगर शिफ्ट हो सकती है, अगर कस्टमर आपका सामान छोड़ के कहीं और जा सकता है तो दैट इज इलास्टिसिटी। अब इनका डाउट ये है कि शिफ्ट तो हो ही नहीं सकता मोनोपोली के केस में। ये डाउट है आपका? शिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। तो अगर शिफ्ट ही नहीं हो सकता तो क्या फिर भी इलास्टिसिटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे? शिफ्ट नहीं हो सकता, कंज्यूमर छोड़ सकता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इलास्टिसिटी रहेगी। हम शिफ्ट नहीं कर सकते पर सामान कंज्यूम करना हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेसेसिटीज के केस में मोनोपोली बनाना अलाउड नहीं होता। कौन सी इकोनॉमी में? मिक्स्ड इकोनॉमी में। और हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड।
तो हमारे यहाँ पे लॉज हैं जो इसे गवर्न करते हैं। नेसेसिटीज़ के लिए मोनोपोली नहीं बन सकती, सिर्फ किसके लिए बन सकती है? लग्जरी। और अगर नेसेसिटीज़ के लिए कोई मोनोपोली होगी तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट सेक्टर की नहीं हो सकती। तो क्योंकि नेसेसिटी नहीं है ना, इसलिए दोनों चीज़ें रहेंगी। डिमांड इलास्टिक भी हो सकती है, डिमांड इन इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं दोनों कंपटीशन। माइक दे दीजिएगा। माइक है आपके पास? एक अभी आपको नहीं कहा मैंने माइक देने को। हाँ, आप माइक वापस ले लें और आप दे दें। चलिए रीड आउट करते हैं मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। Monopolistic competition. Many sellers, differentiated product, freedom of entry and exit, price maker like Dove soap. Demand curve is downward sloping. MR starts at the same point as AR and is twice steep when compared to AR. Non-price competition. Importance of aggressive advertisement. Supernormal profits both in short run and long run. Due to severe competition, selling costs are vital to persuade buyers. ओलिगोपोली भी रीड कर लीजिए। Oligopoly. Few sellers, 2 to 10 sellers. The product may be homogeneous, pure or perfect oligopoly, or may be differentiated, imperfect or differentiated oligopoly. They might operate in a group, collusive or syndicated oligopoly, or in competition to each other. Partial oligopoly may also exist. Demand curve is a kinged demand curve. Strategic interdependence exists. Importance of advertisement and selling cost. Sometimes oligopoly firms may form cartel. हाँ जी, थैंक यू। देखिए, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली दोनों मार्केट प्रैक्टिकल मार्केट हैं, सबसे ज़्यादा ये एग्जिस्ट करती हैं। दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, तो इसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और ओलिगोपोली कहता है फ्यू सेलर्स। अब भाई फ्यू को जो है कैसे डिफाइन किया जाए, कितने सेलर्स फ्यू होते हैं, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने हमें एक नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया उन्होंने? 10 का। तो 2 to 10 सेलर्स, क्योंकि 1 सेलर है तो मोनोपोली मार्केट हो ही गई। 2 से अगर 10 सेलर हैं तो मार्केट कैसी है? ओलिगोपोली। और 10 से अगर ज़्यादा सेलर हैं तो मार्केट कैसी है? मोनोपोलिस्टिक। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, बात हम यहाँ पर सेलर की करते हैं, सामान की वैरायटी की नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट में काइंड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है, बताइए। आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। पेप्सी, कोक, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, लिम्का, माजा, फेंटा, 7 अप। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स काउंट करने लगेंगे, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी वो 10 से ज़्यादा निकल जाएं, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिंक्स काउंट नहीं करनी। हमें क्या काउंट करने हैं? सेलर। सेलर की बात करें तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक तो पेप्सिको, एक कोका कोला और एक हमारा लोकल ब्रांड भी है, आरसी कोला। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को कोई जानता नहीं है, लेकिन हमारा अपना लोकल ब्रांड भी है जो बड़े शहरों में तो नहीं है, छोटे शहरों में अवेलेबल है। लेकिन टोटल जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, सेलर्स उनके पीछे कितने हैं? 3। तो ये मार्केट कैसी हो गई? ओलिगोपोली। और अगर आपके दिमाग से ये बात निकल गई और आपने सेलर छोड़ करके वेराइटीज़ काउंट करनी शुरू कर दी, फिर पक्का आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम सामान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेलर की। डिटर्जेंट मार्केट, कपड़े धोने का सामान, डिटर्जेंट मार्केट। कौन कौन सा सामान मार्केट में है बताओ? टाइड, एरियल, व्हील,
रिन। अब देखो, टाइड, एरियल, व्हील, रिन, आला, सर्फ एक्सेल। ठीक है, अच्छा चलो एक बार सिर्फ इस पे रुकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हमने लिख लिए ये हो गए हमारे 6 प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स तो 6 हैं, लेकिन इनके पीछे सेलर सिर्फ 2 हैं। इनमें से सामान या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है, बस इन्हीं में से बात कर रही हूँ मैं। 6 सामान जो हैं इसके पीछे सेलर 2 ही हैं। तो अगर आप सामान काउंट करोगे तो आंसर गलत होगा, अगर आप सेलर काउंट करोगे तो आंसर सही होगा। इसके लिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज की आपको ज़रूरत है। मैं आपको हर सामान के सेलर गिनवा नहीं सकती हूँ, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ आपकी काम करेगी कि मार्केट में कितने सामान के कितने सेलर्स हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट का अलग होना कंपल्सरी है। कौन से मार्केट में? मोनोपोलिस्टिक में। ओलिगोपॉली में हम सिर्फ सेलर से मतलब रखते हैं। सामान सेम भी हो सकता है, सामान डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सामान सेम है तो हमने एक नाम दिया है, क्या नाम? प्योर ओलिगोपॉली। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर सामान सेम है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, देन इट इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली। और सामान अगर अलग है देन इट इज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के केस में क्योंकि सेलर्स कितने हैं? 2 to 10, इसलिए ओलिगोपॉली मार्केट में एक चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, जो मोनोपोलिस्टिक में तो कभी नहीं हो सकती। सपोज एक प्रोडक्ट के 4 सेलर हैं। इन सेलर को एक बात ज़रूर समझ में आती है कि अगर हम एक ग्रुप बना लें और हम सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो हम कैसी पावर एक्सरसाइज करेंगे? जस्ट लाइक मोनोपोली, ऐसा ही होगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये कभी नहीं सोच सकते क्योंकि सेलर्स आर मैनी। पर ओलिगोपॉली में क्योंकि बहुत कम सेलर्स हैं तो ये माइंड में आता है कि हम एक ग्रुप बना लें, जैसे कि इन्होंने बनाया ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इनको बात समझ में आ गई, ये बहुत थोड़ी सी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल है। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम सब मिल जाते हैं, एक ग्रुप बन गया, और मिलने के बाद हम सब लोग कैसे हो गए? मोनोपोली सेलर। और मोनोपोली की कहानी तो वही है, बेस्ट फॉर सेलर, वर्स्ट फॉर कंज्यूमर। तो अगर तो आप हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है आप बनाओ ग्रुप। इसी ग्रुप का क्या नाम है? कार्टेल। कार्टेल बोल देते हैं इसको हम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है आप कार्टेल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज द मोटिव इज प्रॉफिट। मिक्स्ड इकोनॉमी कहती है हम आपको कार्टेल बनाने नहीं देंगे, कारण प्रॉफिट तो हो गया, व्हाट अबाउट सोशल वेलफेयर। इसलिए इंडिया में अगर कोई ये सोचे कि हम 4 लोग मिलकर के एक कार्टेल बना लेते हैं तो एक एक्ट बीच में आएगा, कंपटीशन कमीशन एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? कंपटीशन। ये रेगुलेट क्या करता है? कंपटीशन। फॉर्मिंग ऑफ कार्टेल्स इज नॉट अलाउड इन इंडिया, लेकिन वर्ल्ड में आप बना सकते हो। और वर्ल्ड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कार्टेल का है ओपेक। अगर तो कार्टेल बना लिया, ओलिगोपॉली को नया नाम दे दिया कोल्यूसिव और सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली। और अगर आपने कार्टेल नहीं बनाया तो कैसे काम करते हो? इन कंपटीशन। तो वहाँ पर इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा, ये जो 3rd पॉइंट में आ रहा है ना, और इन कंपटीशन टू ईच अदर, ब्रैकेट में नाम लिख लीजिए कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली। तो अगर कार्टेल बन गया तो ओलिगोपॉली है कोल्यूसिव, और अगर कार्टेल नहीं बना
तो ओलिगोपॉली है कॉम्पिटिटिव। सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली कौन सी है? जहां कार्टेल बन गया। अच्छा, सॉल्ट की मार्केट, मैं पूछ रही हूँ मार्केट, तुम कह रहे हो टाटा। सॉल्ट की मार्केट मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपॉली? ओलिगोपॉली मार्केट। लेकिन अब इसी बात पे ध्यान दिया जाए, मैंने कहा सॉल्ट तो आपने इमीडिएटली कहा टाटा, लेकिन मार्केट कैसी है? ओलिगोपॉली, यानी कि सेलर्स हैं 2 से 10। लेकिन क्योंकि आपने एकदम से कहा टाटा, इसका मतलब टाटा इस मार्केट को डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब मेजर शेयर। जहां पर ये बात हो गई, ओलिगोपॉली का नाम हो गया पार्शल। पार्शल मतलब पार्शियलिटी हो गई एक कंपनी के फेवर में। सारा सामान किस कंपनी का खरीदा जाता है? इसी कंपनी का खरीदा जाता है, जबकि मार्केट में और सेलर्स भी हैं। लेकिन ये कैसी पार्शियलिटी है? अलाउड है। दूसरी कंपनी करना चाहे कर लो तुम पार्शियलिटी, कौन रोक रहा है? तुम कर लो, मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो तो कर लो। और टाटा सॉल्ट ने मार्केट को डोमिनेट कैसे किया? अपनी एडवर्टीजमेंट से। टाटा ने एडवर्टीजमेंट स्लोगन क्या दिया था? देश का नमक। ये वहाँ से शुरू हुआ था और देश का नमक, वाकई में ये देश का नमक ही जो है बन गया, क्योंकि वैसे भी हमारे अंदर देशभक्ति है, तो कुछ आ जाता है देश का नमक, तो एक बार ज़रूर हमें लगता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए, सामान हमें ले लेना चाहिए। तो इसी एडवर्टीजमेंट स्लोगन से टाटा सॉल्ट हर घर में पहुँच गया, मार्केट को डोमिनेट करता है। ओलिगोपॉली का नाम क्या है? पार्शियल ओलिगोपॉली। बताओ बटर। देखो, मैं पूछ रही हूँ मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपॉली, और तुम बटर के बाद क्या बोल रहे हो? अमूल। बताओ कौन सी मार्केट? पार्शियल ओलिगोपॉली मार्केट। अच्छा, स्टेपलर के केस में पता है आपको? हाँ पता है आपको। स्टेपलर के केस में कौन डोमिनेट करता है? कंगारू डोमिनेट करता है। तो ये मार्केट कैसी हो गई? पार्शियल ओलिगोपॉली मार्केट। अच्छा, अब आप देखिए दोनों कंपटीशन में, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो चाहे ओलिगोपॉली, एक बात पे बड़ा फोकस किया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। और इसी को क्या कहा गया है? नॉन प्राइस कंपटीशन। एडवर्टीजमेंट की कहानी देखिए, इकोनॉमिक्स में नई इलास्टिसिटी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इलास्टिसिटी, कि भाई अब तो ये भी पता करना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट से कितना इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें, एवरी एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए वी हैव अनदर कैटेगरी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एडवर्टीजमेंट किस लेवल पर कंज्यूमर्स को जो है इफ़ेक्ट करती है। इसलिए बारी बारी लिखा जा रहा है नॉन प्राइस कंपटीशन। ये मार्केट प्राइस के बेसिस पे compete नहीं कर सकती, ये मार्केट compete करेगी एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर। अब जैसे मोनोपोलिस्टिक में हम बात कर रहे हैं डव सोप की, सोप की मार्केट कैसी मार्केट है? मोनोपोलिस्टिक। अब इस मार्केट को प्राइस मेकर कहें या टेकर? इकोनॉमिस्ट सेज मार्केट प्राइस मेकर है। अब ये सेलर देखे कि वो सामान के प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। डव इसी मार्केट में है और बाकी सारे सोप्स के कंपैरिजन में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और ये टिकी हुई है मार्केट में अभी तक। कारण क्या है? एडवर्टीजमेंट। आपने चेहरे के एक साइड डव लगाया और दूसरे साइड आपने कुछ और लगाया, तो डव वाली साइड ज़्यादा मुलायम है, ज़्यादा गोरी है, तो डव जो है घरों के अंदर एंटर कर गया। क्योंकि हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से आप जहाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, वो इन्वायरमेंट स्टडी कर लो। और ये कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है इंडिया में, और इंडिया में क्या कहानी है? बचपन से दादी और नानी, अगर बच्चे का रंग काला हो गया ना, वो वहीं से शुरू हो जाती हैं, ओहो बच्चे को तो काला कर दिया तुमने,
क्या कर रहे हो, इसको दूध से नहलाओ, इसको गोरा बनाओ। बचपन से माइंड में ये सेट कर दिया ब्लैक इज बैड। भाई बहनों में एक का कलर फेयर है, एक का कलर डार्क है, तो हमेशा कंपैरिजन कि देख वो तो कितना गोरा है और तेरा रंग कितना काला है। बचपन से माइंड में सेट कर दिया ब्लैक इज बैड, वाइट इज गुड। और इसलिए यू विल बी सरप्राइज टू नो इंडिया में स्किन कलर फेयर करने की मार्केट कितने करोड़ की ये इंडस्ट्री है। 900 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, 900 करोड़। यू हैव n नंबर ऑफ क्रीम्स, किस लिए? गोरा करने के लिए। और ये आप सब लोग जानते हैं, या तो आप खरीद के बैठे हैं या आप खरीदने की तैयारी में हैं, किस किस क्रीम से जो है गोरा हुआ जाए। क्या वाकई में ब्लैक बैड होता है? नहीं, जो कलर आपका है वो बहुत अच्छा कलर है। अगर वाकई में ब्लैक बैड होता, आप हमारे कृष्ण जी को देख लो, कितने ब्लैक हैं, उनसे ज़्यादा ब्लैक तो कोई नहीं होगा। पर क्या वो अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। कौन कह सकता है ब्लैक इज बैड? लेकिन एडवर्टीजमेंट, और स्पेशली इंडिया में जो एडवर्टीजमेंट आती हैं, दे प्ले विद योर इमोशंस। बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी अलर्ट। वो सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। सामान लेना है तो कब लेना है? पहली बात ज़रूरत होनी चाहिए, दूसरी बात सामान की क्वालिटी होनी चाहिए। पर खैर फिलहाल मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें हम देख रहे हैं, देखो क्या देख रहे हैं वो जानने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वीडियो चलनी चाहिए। देखिए मैं जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा अगर आप पता कर सकें कि ये किस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद फिर चलिए पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ। बताइए किसकी एडवर्टीजमेंट है ये? मर्सिडीज की। और आप लोग क्या सोच रहे थे? मर्सिडीज की एडवर्टीजमेंट है। और इन्होंने क्या एडवर्टाइज किया है? मैजिक बॉडी कंट्रोल, स्टेबिलिटी एट ऑल टाइम्स। ये एडवर्टीजमेंट मार्केट में आई और हम लोग पढ़ रहे हैं ना एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। एग्रेसिव क्या होती है, अब इस बात से समझिएगा। ये एडवर्टीजमेंट मार्केट में आई और इनके कॉम्पिटिटर ने इमीडिएटली नेक्स्ट डे एडवर्टीजमेंट निकाली। वो एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, वो उसे बोलते हैं एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। अब देखिए कॉम्पिटिटर का रिप्लाई। कॉम्पिटिटर की एडवर्टीजमेंट। See, it's just like a Mercedes. Huh? देखिए इसे कहते हैं एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट से आपने इमीडिएटली कंज्यूमर को शिफ्ट कर लिया। पहले शायद कंज्यूमर सोच रहा हो मर्सिडीज, एडवर्टीजमेंट आपने ऐसी निकाली कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा आपके प्रोडक्ट पे। अच्छा फिर एक ये होर्डिंग के केस में देखिए, ये भी कुछ कमाल की होर्डिंग्स हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, जेट एयरवेज ने होर्डिंग लगाई और क्या होर्डिंग है? वी हैव चेंज्ड। बताइए पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव? पॉजिटिव। वी हैव चेंज्ड मीन्स वी हैव इम्प्रूव्ड एंड नाउ यू कैन ट्राई आवर सर्विसेज। इस होर्डिंग के बाद नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे। ये किंगफिशर ने लगाया, वी मेड देम चेंज। अब बताइए जेट का इम्पैक्ट अब नेगेटिव टर्न हो गया, क्योंकि दूसरे ने बोल दिया वी मेड देम चेंज। थर्ड डे यू विल बी मोर सरप्राइज्ड। थर्ड डे गो एयर लगा रहा है, क्या लगा रहा है? वी हैव नॉट चेंज्ड। बताइए इम्पैक्ट बाकी दोनों का खत्म हो गया। वो कह रहे हैं वी हैव चेंज, वो कह रहे हैं वी मेड देम चेंज, वो कह रहे हैं वी हैव नॉट चेंज्ड। क्यों? वी आर स्टिल द स्मार्टेस्ट वे टू फ्लाई। इसीलिए एडवर्टीजमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस है। एडवर्टीजमेंट की जो है ये इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट से डिमांड इम्पैक्ट होगी, इसीलिए नॉन प्राइस कंपटीशन। तो अब उसको अंडरलाइन करेंगे, लाइट्स ऑन कर दीजिए और यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। और उसके बाद ज़रा हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 100, और देखेंगे ओलिगोपोली का डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व। सबसे पहले तो ना फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली फर्म्स इज इनडिटर्मिनेट। और जो इससे पहले लिखा है दैट इज वाई, दैट इज वाई पहले वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। ये बात लिखी गई है बिकॉज देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ओलिगोपोली। इतनी सारी मार्केट्स हैं ओलिगोपोली स्ट्रक्चर में। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो हो गई प्योर ओलिगोपोली, वो कौन सी थी? जहाँ पर सामान सेम है। फिर दूसरी हो गई डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, जहाँ पे सामान अलग है। तीसरी हो गई कॉल्यूसिव या फिर सिंडिकेटेड, जहाँ पे सब कार्टेल बना रहे हैं। चौथी हो गई कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, सब कंपटीशन में है। पांचवी हो गई पार्शियल ओलिगोपोली। इकोनॉमिस्ट सेज इतनी सारी ओलिगोपोली हैं तो हम कोई एक डिमांड कर्व नहीं दे सकते, तो डिमांड कर्व ओलिगोपोली का कहा जाता है इनडिटर्मिनेट, हम बता नहीं सकते। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट ने एक डिमांड कर्व दिया है जो सिर्फ लगता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली पर, और वो भी ऐसी कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली जहाँ पर सामान सेम है। दैट इज प्योर कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। डिमांड कर्व का नाम है किंग्ड डिमांड कर्व। इकोनॉमिस्ट का नाम बहुत ही प्यारा है। इट इज गिवन बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट नेम्ड पॉल स्वीजी। स्वीजी का ये डिमांड कर्व है और अंडरलाइन करेंगे मॉडल इज बेस्ड ऑन प्राइस रिजिडिटी। कोक और पेप्सी क्या कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली हैं? कॉम्पिटिटिव हैं, और क्योंकि सामान होमोजीनियस है, सब्स्टिट्यूट है, इसलिए प्योर ओलिगोपोली भी है। दोनों का करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है शायद 40 रुपीज़ का प्राइस दोनों का चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ पेप्सी अपना प्राइस 42 अगर सपोज आज कर देती है, तो आपका अंदाज़ा क्या है? क्या कोक रिस्पॉन्ड करेगा और वो भी 42 करेगा? देखिए, आप कोक की मैनेजमेंट में नहीं है, कोका कोला की मैनेजमेंट में आप नहीं हैं, फिर भी देखिए कितना कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कोक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पेप्सी ने कर दिया है 42, ये कोक के लिए है बेनिफिशियल सिचुएशन। अब कोक रखे 40 पे, इससे क्या होगा? पेप्सी का कस्टमर कोक पर हो जाएगा शिफ्ट, और कुछ टाइम के बाद पेप्सी क्या करेगा? वापस 40, क्योंकि कोक ने तो 42 किया नहीं, कस्टमर शिफ्ट हो गया। अगर आपने वापस 40 नहीं करा तो सारा कस्टमर आप खो दोगे, तो पेप्सी वापस 40 पर अल्टीमेटली आ जाएगा। अच्छा, अगर पेप्सी कर दे 38, तो कोक की मजबूरी है, उसे 38 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? अगर वो रिड्यूस नहीं करेंगे, कस्टमर पेप्सी पर जो है शिफ्ट हो जाएगा।
अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, पेप्सी 40 से 38 तो करेगा नहीं, कोई भी बिजनेसमैन प्राइस रिड्यूस करेगा नहीं, प्राइस बढ़ा ये सकते नहीं, कारण कोक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो स्वीजी सेज प्राइस क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड मीन्स प्राइस हिलता नहीं है जल्दी से। कौन सी मार्केट में? प्योर कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली मार्केट। और फिर इसी के साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, 40 से किया 42 तो क्या कोक रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। 40 से किया 38, क्या कोक को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो स्वीजी सेज प्राइस राइज इज नॉट फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर। आपने किया 40 से 42, कॉम्पिटिटर फॉलो नहीं करेगा, बट अ प्राइस कट इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर। आपने किया 38 तो कॉम्पिटिटर 38 करेगा। तो ये डिमांड कर्व के बाद जो नेक्स्ट, अच्छा चलिए पहले ये अंडरलाइन करते हैं। डिमांड कर्व फेसिंग एन ओलिगोपोलिस्ट हैज अ किंक एट द लेवल ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस। चलिए इसको मैं दोबारा से कल एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हमें इतना समझ में आ गया, मॉडल इज बेस्ड ऑन प्राइस रिजिडिटी। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।